स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं बेटा करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट कांस्टेंट। तो इसमें देखिए सबसे पहले आ गया रेट कांस्टेंट डज नॉट डिपेंड ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, यानी कोई भी रिएक्शन है उसकी रेट कांस्टेंट की वैल्यू सेम ही रहेगी, चाहे रिएक्टेंट्स कितने भी ले लो। थोड़े रिएक्टेंट से स्टार्ट करो रिएक्शन तब भी वही आएगी, ज़्यादा से करो तब भी वही आएगी, जब तक टेम्परेचर चेंज नहीं करोगे। क्योंकि अगले पॉइंट में मैंने क्या बताया, देखो द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट रिमेन सेम फॉर पर्टिकुलर रिएक्शन एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर जब तक कांस्टेंट है वो वैल्यू सेम बनी रहेगी। टेम्परेचर चेंज करेंगे तो चेंज हो जाएगी, और ये कैसे चेंज होगी वो भी बताया हुआ है। रेट कांस्टेंट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो ये कुछ फीचर्स हैं बेटा इसके। और नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आ गया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आसान सा है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में कैसे को डेफिनेशन से पहले एक सिंपल सी बात ये समझ लो, जैसे कहता कोई भी रिएक्शन है, ये रिएक्शन ले ली, अब इसमें रेट लॉ लगानी है। तो रेट लॉ ने क्या कहा था, आर इक्वल्स टू के तो रेट कांस्टेंट आ गया, और रिएक्टेंट ए लिख दिया, और ए की पावर अल्फ़ा लिखी, ठीक है। क्योंकि क्या कहा था रेट लॉ में कि पावर नंबर ऑफ मोल्स की इक्वल हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं। और इनटू दूसरा रिएक्टेंट आ गया बी, और उसकी पावर कर दी बीटा। तो अब रेट लॉ में ये जो रिएक्टेंट्स की जो कंसंट्रेशन टर्म्स हैं, इनकी जो पावर्स हैं अल्फ़ा और बीटा, जो पावर्स आई उनका सम जो होता है उसको हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और एक और बात बताता हूँ, ये तो आ गया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। कई बार पूछा जाता है ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए बोलेगा तो ए की पावर जो है वो उसका ऑर्डर हो गया। अगर वो पूछता है ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी बोलेगा तो बी की जो पावर है, यानी ऐसे पूछता है, मैं फिर से बता रहा हूँ, जैसे ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए तो आपने बोलना है अल्फा, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी तो आपने बोलना है बीटा, और अगर वो कहता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताओ तो सम कर देना है, यानी अल्फा प्लस बीटा। तो बस डेफिनेशन अभी यही होगी जो ऊपर किया, यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, सम ऑफ एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स क्या होती हैं, पावर्स। किनकी पावर्स, मोलर कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट्स इन रेट लॉ। तो ये डेफिनेशन आएगी बेटा इसकी। और फिर है यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट का निकालने का एक फॉर्मूला, एक ट्रिक है ये। देखो इसमें क्या है, K इक्वल्स टू मोल लीटर इनवर्स 1 माइनस एन सेकेंड इनवर्स, जहाँ पे ये n जो है ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए आ जाएगा। मतलब जो ऑर्डर बोलोगे वो वैल्यू पुट करना, आपकी यूनिट आ जाएगी रेट कांस्टेंट की, ठीक है। और अगर प्रेशर की टर्म्स में यानी गैसेज हों तो मोल लीटर इनवर्स की जगह बार आ जाएगा, यानी प्रेशर की यूनिट आ जाएगी। ATM भी लिख सकते हो, एटमॉस्फेयर। तो 1 माइनस एन सेकेंड इनवर्स वही रहेगा, ठीक है। जैसे ये देखो एग्जांपल्स आ गए जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए के की। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में फॉर्मूला लगा दिया, वो मोल लीटर इनवर्स 1 माइनस एन सेकेंड, एन की वैल्यू जीरो पुट करोगे तो ये आ जाएगी स्मॉल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स बार सेकेंड इनवर्स प्रेशर की टर्म्स में। अच्छा, फर्स्ट ऑर्डर पे जाओगे तो फर्स्ट ऑर्डर में क्या हो गया, फर्स्ट ऑर्डर में मोल लीटर इनवर्स 1 माइनस एन है, तो एन की वैल्यू 1 पुट करोगे, 1 माइनस 1 जीरो, बचेगा सिर्फ सेकंड इनवर्स, ठीक है। ये है। ऐसे ही बेटा सेकंड ऑर्डर के लिए भी निकाल लोगे। मेन बात ये है, जैसे सेकंड के लिए निकालना है, यहाँ पे एन की वैल्यू 2 पुट कर दो, थर्ड के लिए निकालना है एन की वैल्यू 3 पुट कर दो, बस अपने आप आता रहेगा, ठीक है। तो ये है। आगे एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन आ गया फर्स्ट पहले। तो फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, पहले तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब पावर जीरो आएगी, तो आर इक्वल्स टू के, आर की पावर जीरो, और ये हो जाएगा आर इक्वल्स टू के, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कांस्टेंट रहेगी। और कांस्टेंट किसके इक्वल रहेगी, रेट कांस्टेंट के। इसका मतलब रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन का उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वही ये कह रहा है, सो फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन rate of reaction is always constant and it does not increase with increase in concentration of reactants, ठीक है। उस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो इसके एग्जांपल हैं, सबसे फर्स्ट एग्जांपल है ये डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया। डिकम्पोजिशन क्या होता है, टूटना ऑन सरफेस ऑफ प्लेटिनम एट हाई प्रेशर, ठीक है। एट हाई प्रेशर, ये बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, एट हाई प्रेशर। किसकी सरफेस पे, प्लेटिनम। तो ये रिएक्शन भी लिख दी मैंने, ये देखो यहाँ पे ये आगे 2NH3 प्लेटिनम हाई प्रेशर लिखा हुआ है, N2 प्लस 3H2, और R इक्वल्स टू के, पार्शल प्रेशर ऑफ NH3, ऑर्डर जीरो है तो पावर जीरो हो गई, ठीक है। अब सुनो, यहाँ पे समझाया हुआ है, देखो समझाया क्या हुआ है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब क्या होता है। मतलब जैसे हम कह रहे हैं कि जीरो ऑर्डर में क्या होगा, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो मर्जी हो जाए, रेट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो वो कैसे नहीं पड़ेगा उसकी बात समझाई जा रही है। तो होता क्या कहता है, जब प्रेशर हाई हो जाता है तो हाई प्रेशर पे जो प्लेटिनम की सरफेस है उस पर
पूरी की पूरी सरफेस को किसने ऑक्यूपाई कर रखा है, अमोनिया ने। जैसे इधर देखो, जैसे ये मान लो ये प्लेटिनम है, ठीक है, और एक सेकंड रुको मैं कलर चेंज करता हूँ। तो ये मान लो हमारे पास आ गई गैसेस, ठीक है, ये अमोनिया गैसेस आ गई, एक सेकंड रुकना बेटा। ये गैसेस आ गई अमोनिया की, ठीक है। तो इस गैस जब हाई प्रेशर लगाएंगे तो ये पूरी सरफेस को, अमोनिया जो है पूरी सरफेस को ऐसे कवर कर लेगा। अब पूरी सरफेस कवर हो गई, तो अब अगर मैं और अमोनिया डालूंगा भी तो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों बेटा? क्योंकि रिएक्शन सिर्फ उन NH3 मॉलिक्यूल्स की होगी जो प्लैटिनम की सरफेस के कांटेक्ट में है, यानी ये ब्लू वाला जो प्लैटिनम है इसकी सरफेस के कांटेक्ट में जो अमोनिया है सिर्फ उसकी रिएक्शन होगी। जैसे ये ऊपर से अगर एक्स्ट्रा, ये जो ऊपर बना रहा हूँ अब मैं, ये ऊपर अमोनिया प्रेशर लगाया तो और ऊपर अमोनिया आ जाएगी, पर इसका ये यूजलेस है, ये जो है ये, एक सेकंड रुको मैं कलर चेंज करके बताता हूँ। ये जो ऊपर ऊपर जो अमोनिया है, ये येलो कलर से जो मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा इस ऊपर वाली अमोनिया का। सिर्फ वही अमोनिया काम करेगी जो प्लेटिनम की सरफेस पे स्टिक है, ठीक है। तो इसीलिए हाई प्रेशर पे क्या होगा, अमोनिया जितनी मर्जी आ जाए, प्रेशर जितना मर्जी लगा लो अमोनिया का, या कंसनट्रेशन के टर्म्स में बोल लो कि NH3 की कंसनट्रेशन जितनी मर्जी बढ़ा लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ रिएक्शन तो उसी अमोनिया की होनी है जो उसकी सरफेस पे कवर है। और यहाँ पे हम एक वर्ड यूज़ करेंगे जब मैं थ्योरी में बताऊंगा आपको इसको, कि प्लैटिनम की सरफेस जो है वो सैचुरेटेड हो गई। तो ये सैचुरेटेड वर्ड को समझो, मतलब जितनी एड्जॉर्ब होनी थी अब वो एड्जॉर्ब हो चुकी है, और ज़्यादा एड्जॉर्प्शन नहीं हो सकती। तो इसलिए और ज़्यादा रिएक्शन में भी अमोनिया चाहे और उस डब्बे के अंदर जिसमें प्लैटिनम रखा हुआ है उसमें अमोनिया चाहे और डाल दो, पर उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा रेट ऑफ रिएक्शन पे। तो ये होता है बेटा। तो एट हाई प्रेशर द प्लेटिनम सरफेस गेट सेचुरेटेड विद NH3 मॉलिक्यूल। ये पहली दो लाइनें ही सबसे इंपॉर्टेंट हैं कि हाई प्रेशर पे प्लेटिनम की सरफेस पे जितनी अमोनिया आनी थी वो आ चुकी है। अब और ज़्यादा प्रेशर बढ़ाएंगे तो और ज़्यादा अमोनिया डालेंगे भी तो उससे रेट ऑफ रिएक्शन पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि रिएक्शन में तो सिर्फ वही अमोनिया पार्टिसिपेट करेगी जो बेटा प्लेटिनम की सरफेस से चिपकी हुई है, जो एड्जॉर्ब है। So further addition of NH3 molecule does not change the rate of reaction, and the ammonia molecules added does not get absorbed on platinum surface। तो पहले ही एड्जॉर्ब तो हो चुके हैं, और ज़्यादा डालोगे वो एड्जॉर्ब नहीं होंगे, तो वो रिएक्शन में भी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो ये लिखा है, सो दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन रिएक्शन, ये है। और सेम ऐसा ही एग्जाम्पल है एक और जीरो ऑर्डर का, डिकम्पोजिशन ऑफ HI ऑन गोल्ड सरफेस एट हाई प्रेशर। ये भी वही आ गया, हाई प्रेशर पे जो जितनी सरफेस होगी एड्जॉर्ब होनी थी वो एड्जॉर्ब हो चुका है HI। ये रिएक्शन है इसकी बेटा, 2HI चेंजेस टू H2 प्लस I2। सो वही बात है। सो इवन इफ वी फर्दर एड HI डज नॉट चेंज एडिट डज नॉट गेट एड्जॉर्ब्ड ऑन गोल्ड सरफेस, ठीक है, वही बात है। मतलब प्लेट हाई प्रेशर पे जितना HI एड्जॉर्ब होना था वो हो चुका है, अब और ज़्यादा HI डालो तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये है। फिर आते हैं एग्जांपल्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कुछ ये एग्जांपल याद रखने हैं। फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन R इक्वल टू के, R की पावर 1 है तो R इक्वल टू KR हो जाएगा। और इसका एक एग्जांपल ये है, हाइड्रोजिनेशन ऑफ इथीन यानी C2H4 प्लस H2 चेंजेस टू C2H6। और रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, R इक्वल्स टू के, पार्शियल प्रेशर ऑफ C2H4 पावर 1 और H2 की पावर 0 आती है, तो 1 प्लस 0 करोगे तो वो 1 आएगा ना, इसलिए ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। और ये आपने याद रखनी है, मैंने जब क्लास में ये करवाया था तब भी आपको बताया था। अब कोई बच्चा ये नहीं पूछे कि H2 की पावर 0 कैसे हो गई सर, C2H4 की पावर 1 कैसे हो गई सर, ये एक्सपेरिमेंट रिजल्ट्स हैं, इसके पीछे कोई थियोरटिकल रिजल्ट रीज़न नहीं है। ये रिएक्शन लैब में करते हैं, उसके बाद ये पावर्स का पता चलता है, ठीक है। तो ये जो एग्जाम्पल आपके सिलेबस में हैं, NCERT में हैं, वो याद होने चाहिए आपको, ठीक है। और एक और है ये, रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन ओबे फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। रेडियो एक्टिव मतलब जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस जो रेडिएशन सबमिट करते हैं वो भी फर्स्ट ऑर्डर के अकॉर्डिंग करते हैं। जैसे रेडियम चेंज हो गया हीलियम प्लस रेडोन में, तो ये R इक्वल्स टू के, रेडियम की पावर 1, ये है। एग्जाम्पल ऑफ फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन। फ्रैक्शनल ऑर्डर का भी एक एग्जाम्पल याद करना, ये है फोस्जीन चेंजेस टू CO प्लस Cl2। तो ये आ जाएगा हमारे पास R इक्वल्स टू, एक सेकेंड बेटा,
हाँ, ये आ जाएगा हमारे पास R इक्वल्स टू के पार्शियल प्रेशर ऑफ COCl2, ये होता है फोस्जीन, ये जो है ना ये फोस्जीन होता है। पावर कितनी हो गई इसकी 1.5, तो ये फ्रैक्शनल ऑर्डर का एग्जांपल है। अच्छा, कंसीडर अ रिएक्शन, यहाँ पे अब आपको एक बात समझाई गई है, ये जो अगला टॉपिक है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, फ्रैक्शन में हो सकती है, नेगेटिव कभी नहीं हो सकती। ये बात यहाँ पे समझाई गई है। तो देखो कैसे, हम क्या मानते हैं, हमने एक रिएक्शन मान ली R चेंजेस टू P, और हमने कहा मान लो कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो नेगेटिव है, यानी N इक्वल्स टू -1 मान लिया मैंने, ठीक है। तो रेट ला क्या बनेगी, R इक्वल्स टू K R की पावर -1, ये बन गई। और फिर इसको R इक्वल्स टू K -1 को यूज़ करो तो 1/R हो जाएगा। और इसका मतलब क्या हो गया, रेट ऑफ रिएक्शन और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स ये एक दूसरे के इन्वर्स हो गए, यानी कि मैं रिएक्टेंट्स तो बढ़ा रहा हूँ पर रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कम हो रही है। तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। हमने पहले भी पढ़ा ना, रिएक्टेंट्स देंगे तो रिएक्शन होगी बेटा, प्रोडक्ट्स बनेंगे, तो रेट ऑफ रिएक्शन तो बढ़नी चाहिए, इन्वर्स तो कभी नहीं हो सकती। हाँ, जीरो ऑर्डर में जैसे हमने पढ़ा इंडिपेंडेंट हो सकती है पर इन्वर्स नहीं हो सकती, कि मैं रिएक्टेंट दूँ और रिएक्शन जो है, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कम हो जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए हम ये कहेंगे कि अगर ऐसा नहीं हो सकता, इट मीन्स ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी नेगेटिव नहीं हो सकता। ये देखो, इट मीन्स इसका क्या मतलब हुआ वो समझो, कि आर यानी रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। हाँ, तो इसमें यही है मेन बात बेटा, कि आर जो है, आर क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन हो गया। और अगर रेट ऑफ रिएक्शन जो है हमारे पास, ये आर आ गया बेटा, और एक सेकंड बेटा, तो आर जो है रेट ऑफ रिएक्शन, और ये आगे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो इसका मतलब अगर पावर ऑर्डर नेगेटिव होगी तो ये इन्वर्स हो गया एक दूसरे के, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हो जाएगी अगर हम रिएक्टेंट्स ऑफ कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे। तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, विच इज़ नॉट पॉसिबल। हैंस वी कैन से डैट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन नॉट बी नेगेटिव। तो ये चीज़ है बेटा। अच्छा, नेक्स्ट आता है देखो, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में हमारे पास सबसे पहले आती है बेटा सिंपल और एलिमेंट्री रिएक्शंस। तो सिंपल और एलिमेंट्री रिएक्शंस उनको कहते हैं द रिएक्शंस विच गेट कंप्लीटेड इन सिंगल स्टेप, जो एक ही स्टेप में हो जाती हैं उनको कहते हैं सिंपल रिएक्शंस, ठीक है, या एलिमेंट्री रिएक्शंस। जैसे ये है देखो, Na पॉजिटिव गैस, Cl नेगेटिव गैस, अब ये दोनों क्या कुछ नहीं होना है, सीधे जुड़ना ही है और NaCl सॉलिड बन जाना है, ये एक स्टेप की रिएक्शन है। अच्छा, कम्प्लेक्स रिएक्शन, इट इज़ कम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन सिंपल रिएक्शंस, ठीक है, एक से ज़्यादा सिंपल रिएक्शंस का कम्बिनेशन जो होता है उसको हम कहते हैं कम्प्लेक्स रिएक्शन। जैसे सोडियम सॉलिड ½ Cl2 गैस, और हमने NaCl सॉलिड बना दिया। अब देखने में लग रहा है ये एक स्टेप में हुई, पर एक में नहीं हुई बेटा। जैसे सिंपली आप इतना तो समझते हो कि ये Na सॉलिड है, पहले इसको Na पॉजिटिव बनना पड़ेगा, और ये ½ Cl2 है, इसको Cl नेगेटिव बनना पड़ेगा, तब ये दोनों जुड़ेंगे और NaCl बनेगा। तो इसका मतलब ये देखने में एक स्टेप में लग रही है पर ये एक स्टेप में नहीं है, ये कई स्टेप्स में होगी, तो इसीलिए ये कम्प्लेक्स रिएक्शन है। अच्छा, स्टडी ऑफ डिफरेंट स्टेप्स ऑफ कम्प्लेक्स रिएक्शन, अब जैसे ऑर्गेनिक में आपने मैकेनिज्म पढ़े तो उन्हीं की बात हो रही है। तो स्टडी ऑफ डिफरेंट स्टेप्स ऑफ कम्प्लेक्स रिएक्शन, यानी जो कम्प्लेक्स रिएक्शन होता है उसके एक एक पॉइंट को, एक एक स्टेप को समझना, उसको हम कहते हैं मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। जैसे इसी का स्टडी करें तो देखो, सबसे पहले हमने क्या किया, सोडियम सॉलिड लिया था, तो पहले तो उसको एटम बनाना है, एटम मतलब सोडियम गैस स्टेट में लेकर आए। फिर सोडियम गैस एटम जो बन गया उससे एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, यानी आयनाइजेशन एंथैल्पी लग गई और इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। उसके बाद ½ Cl2 गैस आ गया, ½ Cl2 गैस जो है इसको फिर तोड़ा हमने, फिर तोड़ा और फिर Cl गैस बन गया, यानी एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। और फिर Cl गैस प्लस इलेक्ट्रॉन, यानी एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो ये बन गया Cl नेगेटिव, और ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं इसको, ठीक है। और लास्ट में Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव मिलेंगे, NaCl बनेगा, तो इसको कहते हैं लैटिस एंथैल्पी। तो इस तरह से ये सारे स्टेप्स जो हैं ये मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शंस कहते हैं इसको। दीज ऑल स्टेप्स ऑफ अबव मैकेनिज्म आर सिंपल रिएक्शन, ऑल स्टेप्स ऑफ अबव मैकेनिज्म आर सिंपल रिएक्शन। तो ये जितनी भी हैं ये सारी सिंपल रिएक्शंस हैं, और इन सब का कम्बिनेशन जो है वो ये रिएक्शन है, ये वाली ऊपर जो बताई थी कम्प्लेक्स, तो इसको क्या कहेंगे, कम्प्लेक्स रिएक्शन। तो ये है। अच्छा,
रेट ऑफ रिएक्शन और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन स्लोएस्ट स्टेप ऑफ अ कम्प्लेक्स रिएक्शन, ठीक है। रेट किस पे डिपेंड करेगी, जो सबसे स्लो स्टेप होता है उस पर डिपेंड करती है। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल भी बताता हूँ आपको, जैसे क्लास में भी बताया हो आपको कि होता क्या है, जैसे एक रेस हो रही है, रिले रेस होती है जिसमें 3-4 आदमी एक दौड़ते हैं, पहले एक, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। तो इस तरह से उसमें अब जो बेसिकली उस रेस का जो जीतना है ना, या हारना भी कह लो, ठीक है, वो किस पे डिपेंड करेगा, वो स्लोएस्ट स्टेप पे डिपेंड करेगा कि मतलब सबसे धीरे कौन दौड़ा, वो डिसाइड करेगा। जो सबसे धीरे दौड़ता है ना, बेसिकली वो डिसाइड करेगा कि जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे। अगर उसने ज़्यादा टाइम ले लिया तो हार जाएंगे, कम टाइम लिया तो जीत जाएंगे। उसी तरह से एक रिएक्शन भी कितना टाइम लेती है वो स्लोएस्ट स्टेप पे डिपेंड करेगी। और इसी एक तरह से मैं एक और एग्जांपल भी समझाता हूँ। स्लोएस्ट मतलब जिसको एनर्जी ज़्यादा लगती है, मैंने पहले भी बोला था, जो काम मुश्किल होता है उसको एनर्जी लगती है, और मुश्किल काम जल्दी होता भी नहीं है, धीरे धीरे होता है। तो वही चीज़ है। तो स्लो स्टेप है तो उसको एनर्जी भी ज़्यादा लगेगी, टाइम भी ज़्यादा लगेगा। इसमें एक और एग्जांपल भी बताता हूँ, जैसे शायद मैंने ये भी क्लास में बताया कि एक पेन बनाते हैं, तो पेन की कैप है, आउटर बॉडी है, इंक है, और निब है। तो मैंने ऐसे समझाया होगा शायद कि मान लो निब बनाना जो है वो बड़ा मुश्किल काम है, बाकी चीज़ें बन जाती हैं। तो अगर एक दिन में हमारे पास 2 निब तैयार होती हैं, और बाकी पोर्शन जो है पेन के, जैसे उसकी कैप हो गई, उसकी आउटर बॉडी हो गई, वो 10-10 तैयार हो जाते हैं, तो ओवरऑल पेन कितने तैयार हुए? ओवरऑल पेन तो 2 ही तैयार हुए ना, यानी जितनी निब तैयार होंगी। तो बेसिकली वही बात आ गई कि ओवरऑल प्रोडक्ट का बनना किस पे डिपेंड करेगा, स्लोएस्ट स्टेप पे डिपेंड करेगा। इसीलिए स्लोएस्ट स्टेप को हम कहते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ये आ गया, ये देखो, एनर्जी रिक्वायरिंग भी होगा, टाइम कंज्यूमिंग भी होगा, एंड इज नोन एज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ये होता है। अच्छा, नेक्स्ट आ गया मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। मोलिकुलरिटी एक सिंपल सी टर्म है बेटा, यानी कितने नंबर ऑफ रिएक्टेंट जो हैं, रिएक्टेंट स्पीसीज, चाहे वो एटम है, आयन है, मोलिक्यूल, एक साथ साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ कोलाइड करते हैं ताकि प्रोडक्ट बन जाए। इसमें ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई बच्चे इसको लिखने ही भूल जाते हैं डेफिनेशन में, और बाकी लिख देते हैं, उन्हें लगता है ठीक है, ये गलत हो जाता है। तो देखो, ये होता है नंबर ऑफ रिएक्टेंट स्पीसीज, एटम, साइंस और मॉलिक्यूल्स विच मस्ट कोलाइड विद ईच अदर साइमल्टेनियसली टू फॉर्म प्रोडक्ट्स। यानी कितनी रिएक्टेंट स्पीसीज जो हैं जो एक साथ कोलाइड करें और प्रोडक्ट बन जाएं, उसको हम कहते हैं मोलिकुलरिटी। अच्छा, मोलिकुलरिटी इज एप्लीकेबल ओनली फॉर सिंपल रिएक्शंस, बिल्कुल उन्हीं के लिए होगा, क्योंकि हमने एक बात कही है साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली का मतलब होता है एक साथ। तो जो कम्प्लेक्स होती है, कम्प्लेक्स में तो अलग अलग रिएक्शनें होती हैं, पहले एक होगी, फिर दूसरी होगी, तीसरी होगी, चौथी, कई स्टेप्स में होती हैं। तो इसलिए एक साथ तो वहाँ पे वर्ड फिट ही नहीं बैठेगा, क्योंकि वो तो अलग अलग स्टेप्स में होगी। तो सिंपल रिएक्शंस पे, क्योंकि सिंपल रिएक्शन वो होती है जो एक स्टेप में होती है, तो वहीं पे ये कंसेप्ट बैठेगा, क्योंकि इसने कहा एक साथ कोलाइड करना चाहिए। अच्छा, फिर मोलिकुलरिटी कांट बी जीरो और इन फ्रैक्शन, बिल्कुल सही बात है। ऐसा ऐसा हम बोल सकते हैं कि जीरो रिएक्टेंट्स आपस में कोलाइड हुए और प्रोडक्ट बन गए, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि जीरो रिएक्ट कर गए और प्रोडक्ट, जीरो रिएक्ट कर रहे हैं और प्रोडक्ट भी बन गए। भाई जीरो कर रहा है तो प्रोडक्ट कहाँ से बनेगा, मतलब रिएक्शन ही नहीं हुई, तो इसलिए मोलिकुलरिटी जीरो नहीं हो सकती। ना ही हम ऐसा कह सकते हैं कि आधा एटम रिएक्ट करा, एटम कभी आधा होता ही नहीं, पूरा होता है। तो इसलिए ये आज जीरो भी नहीं हो सकता, फ्रैक्शन भी नहीं हो सकता। अच्छा, इसके एग्जांपल हैं कुछ, ये देखो, जैसे 2NO2 चेंजेस टू N2O4, तो मोलिकुलरिटी 2 बताई है, रिएक्शन बाई मोलिकुलर हो गई, ठीक है, 2 मतलब बाई। ऐसे ही बेटा ये देखो O2F2 वाली है, यहाँ पे एक ही पार्टिकल है तो 1 हो गई, यानी यूनिमोलिकुलर ऐसे। अच्छा, फिर ये डिफरेंस बताए हुए हैं, यहाँ पे देखो एक सेकंड, ये 2 और ये 1, तो 3 हो गई, ट्राई मोलिकुलर ऐसे। फिर ये डिफरेंस है दोनों के, डिफरेंस जो पढ़ चुके उन्हीं के बेसिस पर है। ये क्या होता है, सम ऑफ पावर्स ऑफ रिएक्टेंट टर्म्स इन रेट लॉ। ये क्या है, नंबर ऑफ रिएक्टेंट स्पीसीज कोलाइड विद ईच अदर साइमल्टेनियसली टू फॉर्म प्रोडक्ट्स। इसके बाद ऑर्डर जो है वो जीरो हो सकता है, मोलिकुलरिटी नहीं हो सकती। ये ऑर्डर फ्रैक्शन भी हो सकता है, ये मोलिकुलरिटी नहीं हो सकती। अच्छा, ऑर्डर जो है वो एक्सपेरिमेंट से पता चलता था, ये पहले भी बताया आपको। मोलिकुलरिटी तो रिएक्शन देखकर पता लगा ले रहे हैं, जैसे अभी पीछे एग्जांपल बताए। अच्छा, ये ऑर्डर जो है सिंपल कम्प्लेक्स दोनों के लिए लगेगा, ये सिर्फ सिंपल के लिए लगेगा, तो ये चीज़ है।
और कम्प्लेक्स रिएक्शंस में ऑर्डर कौन डिसाइड करेगा? स्लोएस्ट स्टेप बिल्कुल करेगा, क्योंकि क्या बताया मैंने, रेट किस पे डिपेंड करती है? स्लोएस्ट स्टेप पे। तो आर रेट जो होती है वो के इंटू रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन इंटू पावर। तो ये पावर ही तो देखो रेट किस पे डिपेंड करती है? स्लोएस्ट पे। स्लोएस्ट पे तो रेट जो है वो पावर यानी ऑर्डर पे भी तो डिपेंड करती है, इसलिए ऑर्डर भी कौन डिसाइड करेगा? स्लोएस्ट स्टेप ही डिसाइड करेगा। तो ये है मोलिकुलैरिटी एंड ऑर्डर ऑफ सिंपल रिएक्शन इज सेम, बिल्कुल ठीक है। अगर वो रिएक्शन सिंपल है तो उसका ऑर्डर और मोलिकुलैरिटी सेम ही होगा, क्योंकि हमने क्या कहा? हमने कहा ऑर्डर जो है वो स्लोएस्ट स्टेप डिसाइड करेगा। पर अगर रिएक्शन ही सिंपल है, सिंपल मतलब एक स्टेप में होने वाली, तो जो एक ही स्टेप में होती है वो चाहे जितनी मर्जी धीरे हो जितनी मर्जी फास्ट हो वही स्लोएस्ट हुआ ना। कम्प्लेक्स में होगा कि 3 स्टेप हैं उसमें से दूसरा स्लो है तो वो दूसरे पे डिपेंड करती, लेकिन सिंपल तो हो ही एक स्टेप में रही है, तो एक स्टेप में हो रही है तो वही उसका ऑर्डर और मोलिकुलरिटी सेम ही आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि वही सबसे स्लोएस्ट स्टेप है, ऐसे कह सकते हैं। अच्छा, फॉर सिंपल रिएक्शन, अब देखो वही बात आ गई, फॉर सिंपल रिएक्शन लॉ ऑफ मास एक्शन इज ऑलवेज ओबेड, यानी वो सही रहेगा। क्यों? क्योंकि सिंपल में जो मोलिकुलैरिटी है यानी नंबर ऑफ मोल्स हैं वही ऑर्डर होंगे, यानी पावर में भी वही आएंगे। यही बात थी ना, लॉ ऑफ मास एक्शन ने क्या कहा था? रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल होगी के इंटू रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन और पावर में नंबर ऑफ मोल्स। फिर हमने कहा नहीं जी, एक्सपेरिमेंट से पता चला ये नंबर ऑफ मोल्स हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, तो रेट लॉ ने कहा था ऐसा, रेट लॉ ने उसको बदल दिया। पर सिंपल रिएक्शन में तो वही स्लोएस्ट है तो उसके नंबर ऑफ मोल्स ही ऑर्डर जो होंगे वो पावर में जाएंगे, इसलिए सिंपल में लॉ ऑफ मास एक्शन ठीक होता है। हाँ, गड़बड़ कहाँ होती है? कम्प्लेक्स में। अच्छा, फिर एक और चीज़ ये बताइए बेटा, मोलिकुलैरिटी क्या है? कि कितने रिएक्टेंट एक साथ कोलाइड कर रहे हैं। अब बड़ी ध्यान से सुनना, मैंने पहले भी ये बताया हो कि आपको एक रूम में जो है वो बॉल्स छोड़ दी जाती हैं, 2 बॉल्स छोड़ी जाती हैं और उनको मतलब वो चलती जा रही हैं बॉल, और वो टकराती भी हैं बीच में। अब फिर 3 छोड़ दी जाती हैं। तो मेरे को ये बताओ कि 2 के एक साथ टकराने के चांसेस ज़्यादा हैं या 3 के? नेचुरली बेटा 2 के, क्योंकि जितने ज़्यादा पार्टिकल्स बढ़ते जाएंगे उन सबका एक साथ मिलकर कोलाइड करना के चांसेस कम होते जाएंगे, क्योंकि 3 हो गई तो हो सकता है 2 तो मिल गई, तीसरी अभी पहुंच ही नहीं पाई कोलिजन वाली जगह पे। तो इसलिए जो रिएक्शंस होती हैं जिनकी मोलिकुलैरिटी 3 या अबव हो वो कम ही मिलती हैं, बिकॉज प्रोबेबिलिटी मतलब होता है चांस ऑफ साइमल्टेनियस, यानी एक साथ कोलाइड करने के चांसेस कम होते जाएंगे जैसे जैसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ते जाएंगे। तो ये चीज़ होती है बेटा। तो ये है यहाँ तक, फिर नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा।